नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो लाने में थोड़ी सी देर हो गई, समय पर ही कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, फिर उसको पढ़ के समझना भी पड़ता है। डिटेल में देखिएगा वीडियो को अंत तक, कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे। जैसे भारत जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है इसको होस्ट करेगा, इसके साथ में रेयर अर्थ मेटल जो है इस पर आधारित मैंने टेस्ट में सवाल भी दिया था। टेस्ट ग्रुप है, डेली आंसर राइटिंग ग्रुप भी है, तो टेस्ट ग्रुप में मैंने दिया था सवाल रेयर अर्थ मेटल को लेकर के। इसी कारण से दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसको ज़रा आज हम लोग देखेंगे क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर थोड़ी सी पाबंदी लगा दी है, कुछ हद तक पाबंदी लगाई है, जिससे यूएस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इसके कारण से भारत और यूएस के संबंध थोड़े से सुधर सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट वगैरह ने अनुमान लगाया है। इस न्यूज़ को ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या है ये न्यूज़, किस प्रकार से भारत को प्रभावित करेगा। और यहाँ से आपके मेंस में मुझे लग रहा है कि इसी बार 71 में पूछे या 72 में पूछे, एक सवाल जरूर ही पूछा जाएगा। इस बार लॉन्ग फॉर्मेट में ही पूछा जा सकता है। मैंने जब बच्चों को दिया था रेयर अर्थ मेटल के बारे में लिखने के लिए लॉन्ग फॉर्मेट दिया था, बहुत सारे बच्चों ने परिभाषा तक गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर लेना। इसके साथ साथ और भी कई सारे न्यूज़ हैं जिसको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। ये बहुत बड़ा नक्सल कमांडर था, दरअसल में आइडियोलॉजिकल प्रमुख था। आइडियोलॉजी जो है नक्सल आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी के साथ कोई 40 वर्षों से जंगल में रहा है। अब वो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया और 60 और भी ज़्यादा उसके साथ में नक्सलवादी जो हैं उन्होंने सरेंडर किया है। उनके हाथ में ये भारतीय संविधान की कॉपी है। नक्सलवाद का मतलब ही था कि हम इस देश के संविधान, इस देश के विधान, इस देश की सरकार को मान्यता नहीं देते हैं। तो ये उन्होंने सरेंडर किया। आप देख सकते हैं यही है वो प्रमुख, जिनका नाम है मोलूजुला वेणुगोपाल राव, और इनके साथ 7 मॉइस्ट जो होल्ड हैं उन्होंने हाथ में संविधान लिया हुआ है। इन सभी ने समर्पण किया है। अमित शाह गृह मंत्रालय का है भाई लक्ष्य कि 2026 के मार्च तक हमें नक्सलवाद की समस्या को जड़ से ही ख़त्म कर देना है। इसी कारण से आपको हर दिन कुछ न कुछ अपडेट दिखेगा, या तो मारे जाते हैं या फिर सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने के पश्चात से भारत सरकार उनको मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करती है कि भाई उनको नौकरी मिले, उनको घर मिले, आवास मिले, भोजन मिले और सही प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर सकें वो, तो सम्मानजनक तरीके से। तो एक छोटा सा न्यूज़ है, इसको भी याद रखिएगा। 2026 नक्सलवादी को ख़त्म करना हमें जड़ से। नक्सलवाद है भारत के रेड कॉरिडोर इसको कहा जाता है, रेड कॉरिडोर इसका नाम दे दिया गया है। ये बड़ा ही नेगेटिव सा इम्पैक्ट पड़ता है इस प्रकार के नाम से। यहाँ झारखंड, बिहार से शुरू करके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है, गढ़चिरौली वगैरह का जो इलाका है, वहाँ पर इंडस्ट्री आज तक जीरो है। इसके कारण से यहाँ पर नक्सलवाद बहुत ज़्यादा पनपा है, बहुत ज़्यादा रहा है नक्सलवाद। इसको भी देखेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में मुझे लग रहा है एक सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अब यह समस्या ख़त्म होने के कगार पर आ गई है। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। आंसर राइटिंग में जुड़ना हो तो जुड़िएगा बंद हो, आपको 6 मंथ और 1 ईयर का भी बहुत कम पड़ेगा। दिवाली के लिए चल रहा है स्पेशल, तो बहुत ही कम पड़ेगा, मतलब 200 से भी कम ही पड़ेगा अगर आप 6 मंथ या 1 ईयर के लिए जुड़ते हैं तो। और डेली आंसर राइटिंग में भी जुड़ सकते हैं, टेस्ट ग्रुप में भी, जिसमें वीक में 2 दिन टेस्ट होते हैं 4 से 5 सवालों के, 3 भी सवाल रहते हैं कभी कभार, कभी 4 भी रहते हैं, उसमें भी जुड़ सकते हैं। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर बस मैसेज करना है। इंडिया इलेक्टेड टू ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 7th टाइम। 7वीं बार जो है भारत जो है ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए इलेक्ट हुआ है। ये सबसे बड़ा न्यूज़ है आज के हमारे इस न्यूज़पेपर डिस्कशन के लिए। और क्या है भाई यूएनएचआरसी क्या है, कब कब इससे पहले इलेक्ट हुआ है, इसके बारे में पीटी में पूछा जा सकता है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 2026 से 28 कार्यकाल के लिए चुना गया है, जो जिनेवा स्थित इस अधिकार निकाय में देश का 7वां कार्यकाल होगा। इससे पहले हम 6 बार और चुने जा चुके हैं, आज 7वीं बार हम चुने गए हैं कल। यह चुनाव भारत के लगातार वैश्विक मानवाधिकार मंचों पर मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। यूएनएचआरसी 2006 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। पहला पीटी सवाल 2006 में स्थापित, दूसरा पीटी सवाल 7th टाइम हम उसके मेंबर चुने गए हैं। इससे पहले 6 बार और चुने गए थे।
तीसरा पीटी सवाल 2026 से 2028 तक के लिए हमारा कार्यकाल होगा, या इन तीनों को मिलाकर के एक ही सवाल भी बनाया जा सकता है कि हाल ही में भारत यूएनएचआरसी का सदस्य बना है, यूएनएचआरसी का सदस्य बना है। जैसे एईडीओ के लिए जो आजकल मैं क्विज प्रैक्टिस करवाता पॉलिटी में, तो पहले वन लाइनर सवाल देता हूँ, फिर 3 स्टेटमेंट बना करके वही सवाल दे दिए जाते हैं और वहाँ पर बच्चे गलत कर देते हैं, वन लाइनर सही कर ले जाते हैं। अब हाल ही में भारत यूएनएचआरसी का सदस्य बना है, नीचे दिए गए कथनों से सत्य का चयन करें। वहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन दे दिया जाएगा और आपको चुनना होगा। क्वेश्चन की प्रकृति को समझिएगा भाइयों और बहनों, क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति को बिना समझे केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते चले जाना, टॉपिक जब पढ़ रहे हैं तो स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर तरीके से 100% दिखना चाहिए कि क्या सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर गोनू झा की चटनी के जैसे पूरा शुरू से अंत तक पढ़ते चले गए तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, उसमें से सवाल निकालने होते हैं। कोई आप वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ओके, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सवाल नहीं दिखेगा तो काम नहीं चलेगा। भारत का यह 7वां कार्यकाल उनके वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करता है, खासकर विकासशील देशों के संदर्भ में। पृष्ठभूमि क्या रहा है भाई? यूएनएचआरसी में सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुनी जाती है। भारत ने हमेशा उच्च वोटों से जीत हासिल की है और इस बार भी भारत ने जीत हासिल की है। भारत को वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने का अवसर देगा। क्या होगा? एक यूएन का स्तर का, विश्व स्तर का हमें मंच मिलेगा जहां पर हम अपने वैल्यूज को रख सकेंगे। अब मानवाधिकार परिषद तो पाकिस्तान भी है। अब मानवाधिकार परिषद में कुछ दिन पहले, कल ही परसों वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने खड़े होकर के मतलब कि बंदूक से गोली चलाई है, और वो भी ऐसे चलाई है, फायर 2 तरीके से किया जाता है विरोध प्रदर्शन में। एक बैठ करके फायर किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पैर में गोली लग जाए। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो या तो रबर बुलेट मारा जाता है। उन लोगों ने सीने और सर को निशाना बनाते हुए फायर किया। 150 से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान के लाहौर जैसे बड़े बड़े शहरों में उन्होंने मार दिया। अब वो यूएनएचआरसी का मेंबर है, तो दुनिया ऐसी ही चलती है। निर्वाचन की तिथि, परिणाम और घोषणा देखिए क्या है। 14 अक्टूबर 2025 को हुआ परिणाम। यूएनएचआरसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से 15 अक्टूबर 2025 को सुबह में जानकारी दी कि भारत भी अब इसका मेंबर होगा। कार्यकाल की अवधि, भारत का 3 वर्षीय कार्यकाल है। 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा, 2026 से 2027, मतलब पूरा 2026, 2027 और फिर 2028 तक ये कार्यकाल रहेगा। 3 वर्षीय कार्यकाल यूएनएचआरसी का मानक नियम है जो सदस्यों को नीतियों को लागू करने का पर्याप्त समय देता है। भारत ने 2022 से 24 में 2 लगातार कार्यकाल पूरे किए हैं। उसके पश्चात से 1 वर्ष हमें ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि नियम है कि आप ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते हैं लगातार। उसके पश्चात से भारत अब फिर से इसका मेंबर बना है। यूएनएचआरसी की संरचना और सदस्य का नियम जरा पढ़ेंगे, फिर यूएनएचआरसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है भाई यूएनएचआरसी। 47 सदस्य देश हैं इसमें। अगला पीटी फैक्ट 47, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जिसमें भौगोलिक वितरण का समान नियम लागू होता है। पृथ्वी का जो भौगोलिक वितरण है, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, कैरेबियन है, पश्चिमी यूरोप है, इनमें से हम भूगोल के हिसाब से सदस्यों का चयन करते हैं। जैसे अफ्रीका राज्य से 13 सीटें इसमें डाली गई हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र से 13 सीटें हैं, पूर्वी यूरोप से 6 सीटें हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 8 सीटें हैं, पश्चिमी यूरोप और अन्य से 7 सीटें हैं। ये सब मिलाकर के टोटल सीटें बनी हुई 47 सीटें, इसको आप जोड़ेंगे तो टोटल 47 हो जाता है। यह संरचना विविधता सुनिश्चित करती ताकि सभी क्षेत्रों को यहाँ पर अपने अपने बोलने का अधिकार मिल सके। भारत ने आखिरी बार 2024 में कार्य किया। 2 लगातार कार्यकाल के बाद नियमों के अनुसार तीसरे कार्यकाल से बचने के लिए 2025 से ब्रेक लिया गया और उसके बाद से फिर से बना है। इससे पहले 2006 से 7, 8 से 10, 12 से 14, 15 से 17, 19 से 21, 22 से 24 और अब हम फिर से बन रहे हैं 2026 से 28 के लिए। ओके, देखिए अगला क्या है। अन्य चुने गए सदस्य 1 जनवरी 2026 शुरू होने वाले 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए अंगोला, चिली, इक्वाडोर, मिस्र, एस्टोनिया, इराक, इटली, मॉरिशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, यूके और वियतनाम को चुना गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इराक भी है, मिस्र भी है, पाकिस्तान भी है, इटली भी है। ये सब अलग अलग देश हैं। जिसमें एशिया के देशों की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इराक दिखेगा और पाकिस्तान दिखेगा, मॉरिशस दिखेगा।
इसको भी याद रखिएगा, वियतनाम भी है यहाँ पर। ओके, ये देश विविध क्षेत्रों से हैं और यह क्या करेंगे, यूएनएचआरसी के डाइवर्सिटी को ये लोग मेंटेन करते हैं। भारत की प्रतिबद्धता और भविष्य की भूमिका क्या है, तो भारत अनेक चीज़ों पर यहाँ पर अपने वैल्यूज़ को आगे रख सकता है, मानवाधिकार के लिए प्रयास कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है, यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल, अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ पर बातचीत होती है। यहाँ पर सरकारें शामिल होती हैं, कोई प्राइवेट एजेंसी या कोई ग्रुप वगैरह शामिल नहीं हो सकती है। विश्व भर में मानवाधिकार को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करने के लिए यह संस्था जिम्मेदार है। विश्व में कितना ज़्यादा मानवाधिकार का रक्षा हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। रूस यूक्रेन में भी देख चुके हैं, सूडान के गृह युद्ध में भी देख चुके हैं, आप यमन में भी देख चुके हैं, इजराइल हमास में भी देख चुके हैं, गजा में उन्होंने क्या किया है। तो ये मानवाधिकार की रक्षा तो कितनी हो रही वो तो मानवों को दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी हमें इन संस्थाओं के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि इनको बनाया ही इसीलिए गया है ताकि बच्चों के सिलेबस में रहे, बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। इसे वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार पर पूर्व में संयुक्त राष्ट्र आयोग जो था उसके स्थान पर यूएनएचआरसी को स्थापित किया गया। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश शामिल होते हैं। किस क्षेत्र से कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, कृपया इसको भी याद रखें, क्योंकि यह प्रीलिम एग्जाम में अगर सबसे कठिन सवाल बनाना होगा तो वो यहीं से बनाएगा कि किस क्षेत्र से कितने लोग होते हैं, किस क्षेत्र से कितने लोग होते हैं। ये जो आपको मैंने पढ़ाया पैरा, सबसे कठिन अगर बनाना होगा तो यहाँ से बनाया जाएगा किस क्षेत्र से कितने होते हैं, और दूसरा यहाँ से बनाया जाएगा कब कब भारत चुना गया है। बाकी तो बेसिक जानकारी थी इसके बारे में जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आज का क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया सेट टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इन गुजरात। क्या इससे पहले भी भारत ने होस्ट किया है? बिल्कुल किया है। 2010 में दिल्ली में हुआ था, खेलगांव में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें ढेर सारा घोटाला भी हुआ था और खरबों रुपए लूटे गए थे। उस समय कई सारी दिक्कतें भी आई थी, चैलेंजेस भी आए थे। भारत सरकार इस बार कोशिश करेगी कि अहमदाबाद में अगर 2030 में होता है कॉमनवेल्थ गेम्स तो इसमें कुछ कलंक न लगे हम पर, घोटाले की बात ना आए और कोई किसी भी प्रकार का सुविधा ना हो। 2010 में जो दिक्कतें हुई, जो चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस ना हो। आबूजा है, आबूजा कहाँ है भाई? तो यह नाइजीरिया में है आबूजा। इसको पछाड़ते हुए अहमदाबाद को आगे आया है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट करने के लिए। ओके, देखिए क्या है कि भारत जो है वो 2036 का ओलंपिक भी होस्ट करना चाहता है, 2030 का कॉमनवेल्थ गेम भी होस्ट करना चाहता है। क्या वाकई कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक इतना ज़्यादा मायने रखते हैं कि इनके होस्ट पर खरबों रुपया खर्चा किया जाए, कि इनको होस्ट करने के पीछे इतना सारा पैसा खर्चा किया जाए? एक आपको इस प्रकार भी चिंतन करना है कि क्या वाकई ये सही होगा या गलत होगा। मैं सही गलत नहीं कह रहा हूँ, अच्छा ही होगा हमारे देश के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि इसको होस्ट करना कहाँ तक भारत के लिए उचित प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से भी सोचिएगा, एक दो पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों के नियामक संस्था कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के कार्यकारी बोर्ड ने गुजरात के अहमदाबाद को 2023-30 के CWG कॉमनवेल्थ गेम के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में अनुशंसा की है। इसने नाइजीरिया के आबूजा को पछाड़ा है। यह निर्णय बुधवार को लिया गया है। अब इसे 26 नवंबर को ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाली औपचारिक सभा में इसको मान्यता दे दिया जाएगा, वहाँ पर इसको मान्यता दे दिया जाएगा। तो देखते हैं, फिलहाल में अहमदाबाद लगभग में पुष्टि हो ही गया है कि अहमदाबाद में 2030 का कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हो सकता है। और अगर 2030 में आयोजित करना है तो उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है बंधुओं, क्योंकि स्टेडियम बनाना उस हिसाब से, वैसे तो अहमदाबाद में बहुत शानदार स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाना, जैसे होटल, सड़क, रहने की सुविधा, आने जाने का परिवहन, हर चीज़ सही होना चाहिए। सैनिटाइजेशन भाई सही, साफ़ सुथरा शहर होना चाहिए ताकि हमारा नाम खराब ना हो। तो 3-4 साल 5 साल तो मिनिमम तैयारी में लगते हैं। अगर भारत को 2036 का ओलंपिक की मेज़बानी मिलती है तो भारत को अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, है ना।
तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। वैसे अहमदाबाद में अगर चुना जाता है तो अहमदाबाद में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सही वहाँ का अच्छा है, तो इसके कारण से थोड़ा नवनिर्माण तो कम होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ती है। भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक और खेलिक जीत है। ठीक है भाई, भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, उपलब्धि होगी अगर 26 नवंबर को वाकई हमारे नाम पर पुष्टि हो जाती है तो। और इसमें कई सारी चीज़ें बताया गया है। ठीक है, हम 100वां संस्करण होगा 2030 CWG कॉमनवेल्थ गेम का 100वां संस्करण होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। 100 वर्ष इसके आयोजित हो जाएंगे भाई, 100वां वर्ष होगा। अहमदाबाद को इसका केंद्र चुना गया। गुजरात की सबसे बड़ी नगरी के कार्यकारी बोर्ड ने इसकी सिफारिश की थी। कॉमनवेल्थ गेम 1930 में शुरू हुआ, इसलिए 2030 इसका शताब्दी वर्ष होगा, सेंचुरी होगा। और इस दौरान अगर अहमदाबाद में होता है तो विशेष कार्यक्रम कुछ जरूर देखे जा सकते हैं। एक चीज़ और है कि कॉमनवेल्थ गेम के भारी भरकम खर्चे के कारण पिछले कुछ वर्षों में इसमें से कई सारे खेलों को निकाल दिया गया है। जब लंदन में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था तो उस दौरान लंदन निवासियों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, इस गेम की हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों इस पर इतना सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए ऐसी स्थिति नहीं है। भारत जैसे देशों को अपने इमेज के दुनिया भर में प्रोजेक्ट करने के लिए, पॉजिटिव तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास इस तरह के अवसर आएँ ताकि वो होस्ट करे और उसमें अपना इमेज सुधार सके दुनिया में। तो ये हमारे लिए सही ही है, गलत नहीं है इसमें। और खेल का वातावरण भी बनेगा देश में, ये भी एक सही चीज़ होगा। क्योंकि CWG में पहले 10 खेल तक ही सीमित हो गए। पहले 20 से अधिक इसमें गेम शामिल थे, अब तो 10 ही गेम होते हैं। देखिए क्या है, 2010 के दिल्ली की विफलताओं से भी हमने अनुभव लिया है और आने वाले समय में हम इसको सही करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रमंडल क्या है, कॉमनवेल्थ क्या है, तो राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक समूह है जिसमें अधिकांश पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हैं, जो ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके हैं। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या राष्ट्रमंडल में वही सदस्य देश शामिल हैं जो पहले ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके थे, केवल वही हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे देश भी हैं जो इसके उपनिवेश नहीं थे लेकिन वो भी फिर भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा किया गया था, जबकि राष्ट्रमंडल के सदस्य मुख्य रूप से अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में स्थित होते हैं, जिनमें से कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। समूह के 3 यूरोपीय सदस्य साइप्रस, माल्टा और यूके भी हैं। 3 यूरोप के सदस्य भी हैं, ये भी याद रखिएगा। साइप्रस छोटा सा एक आइलैंड कंट्री, कहाँ पर है ये? भूमध्य सागर में यह देश है, जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध होने वाले हैं क्योंकि तुर्की के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं हैं। साइप्रस की यात्रा भी की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैंने उसके बारे में बताया भी था पीटी से पहले। आपसे मैं पूछूंगा कि साइप्रस का कैपिटल मुझे ज़रा बताइएगा कॉमेंट करके कि कहाँ है। राष्ट्रमंडल के विकसित राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अलग हो गए, कनाडा तो अमेरिका, उत्तर अमेरिका का देश है। अगला टॉपिक देखिए क्या है, ट्रंप टैरिफ एक्सपोर्ट टू USD 12% बट चाइना एंड UAE। ठीक है, देखिए इसमें क्या है मैं बताता हूँ। ट्रंप ने चीन को 100% क्या कर दिया, टैरिफ लगा दिया उसके ऊपर में। चीन ने रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट को कम कर दिया, स्क्वीज कर दिया, मतलब कि कम करके बहुत ही कम कर दिया, जिसके कारण से US के लिए चुनौती खड़ी हो गई। क्योंकि US में ऐसे इंडस्ट्री बहुत सारे हैं जो एडवांस टेक में काम करते हैं, जो डिफेंस के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको रेयर अर्थ मेटल कच्चे माल के रूप में चाहिए होता है। लेकिन भारत सरकार ने जब, चीन की सरकार ने जब रेयर अर्थ मेटल पर स्क्वीज कर दिया, एक्सपोर्ट को कम कर दिया, तो US के लिए बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। US और पाकिस्तान का जो संबंध है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा बंधुओं, जितना ज़्यादा डायमेंशन आपके दिमाग में डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा IR की समझ बनेगी। IR का मतलब बैठे बैठे चाय पीते हुए जियोपॉलिटिक्स का ज्ञान देना नहीं होता है। 4 पेज लिखने में उन ज्ञान देने वालों की फट के सामने आ जाती है। तो लिखने के लिए पढ़िए, भाषणबाजी करने के लिए नहीं। US और पाक का जो संबंध सही हो रहा है उसके पीछे एक और कारण है, वो है रेयर अर्थ मेटल। क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में या फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में रेयर अर्थ मेटल अच्छे खासे मात्रा में पाई जाती है, ऐसा अनुमान है और यह इसकी पुष्टि भी हुई है। लेकिन वहाँ पर अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, आने वाले समय उसका उत्पादन शुरू होगा। और वहाँ के जो जनरल और प्रधानमंत्री वगैरह हैं वो जब US गए थे तो एक कटोरे में सारा सजा करके ले गए थे, देखिए हमारे पास ये है, हम आपको देंगे।
तो अमेरिकी कंपनियां वहां पर निवेश करेंगी। देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या होता है। लेकिन रेयर अर्थ मेटल का इतना ज़्यादा महत्व हो गया है कि ये दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड कर रहा है। एक आतंकवादी देश के चीज़ों को अमेरिका के साथ बिठा करके डील किया जाता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्व का होगा रेयर अर्थ मेटल। तो रेयर अर्थ मेटल जो है, इस पर चीन का लगभग में एकाधिकार है, क्योंकि प्रोडक्शन का 90%, वैश्विक प्रोडक्शन का 90% और वैश्विक भंडारण का 69 से 70% जो है वो चीन के पास में है। भारत के पास में 8 से 9% है। हालांकि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत सरकार खोज रही है, 15% तक हिस्सा हमारे पास में हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश का इलाका जो है उसमें नॉर्थ ईस्ट के इलाकों जो हैं, यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर और भी कई सारे जगहों पर पुष्टि हुई है। लेकिन रेयर अर्थ मेटल की खासियत ये होती है न बंधुओं कि रेयर अर्थ मेटल कोई कम नहीं है। नाम में रेयर लगने से आप समझते होंगे बच्चों ने गलती भी की। गलती की कोई बात नहीं, अच्छा हुआ यहाँ पर आपने गलती कर लिया। आंसर राइटिंग के दौरान बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी। अच्छी बात यह है कि आपने यहाँ पर गलती कर ली और सीख लिया कि रेयर अर्थ मेटल किसको कहा जाता है। जो रेयर होता है, बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये, नाम में भ्रम है। रेयर अर्थ मेटल उनको नहीं कहा जाता है जो रेयर होते हैं, कम पाए जाते हैं। ये अच्छी खासी मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन है क्या, बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है और बिखरा हुआ है, जिसके कारण से इनको एक्सट्रैक्ट कर पाना, इनका खनन करके इनको निकालना, इनका कच्चे माल को निकालना और उनको फिर प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। खर्चीली प्रक्रिया है ये। इस प्रक्रिया के कारण से इसको रेयर अर्थ मेटल कह दिया जाता है। अच्छी खासी मात्रा में मौजूद हैं ये रेयर अर्थ मेटल, जिस प्रकार से गोल्ड के साथ भी है। गोल्ड कोई भी कम नहीं है पृथ्वी पर, गोल्ड बहुत ज़्यादा है, स्वर्ण भरा पड़ा है, लेकिन बिखरा हुआ है। इस बिखरने के कारण से कहीं पर भी एक जगह बहुत बड़ी मात्रा में नहीं पाया जाता, जिसके कारण से जो गोल्ड होते हैं वो भी आपको दिखेंगे महंगे ही दिखते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट कर पाना, निकालना, प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो थोड़ी सी समझ तो आपके मन में बन गया होगा कि भाई रेयर अर्थ मेटल कहा किसको जाता है और इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों हो गया है आज की दुनिया में। तो आज की दुनिया में जो इसका इम्पोर्टेंस हो गया, पहले सुन लीजिएगा, सुन लेंगे तो लिखना आ जाएगा। इम्पोर्टेंस जो ज़्यादा हो गया है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है हाई टेक्नोलॉजी। हाई टेक्नोलॉजी जो है, डीप टेक वगैरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर इसका भरपूर मात्रा में उपयोग हो रहा है। जैसे कि एआई हो गया, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग का क्षेत्र हो गया, सुपर कंप्यूटिंग का क्षेत्र हो गया, सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा डिफेंस के जो टेक हैं, स्पेस के जो टेक हैं, आने वाले जितने भी आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें दिखेंगी उसमें रेयर अर्थ मेटल का उपयोग किया जाता है। रेयर अर्थ मेटल का उपयोग इनमें होने के कारण से आने वाले जो भविष्य की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इसके लिए दुनिया भर में खोजबीन कर रही हैं। अब इसके साथ मैंने बताया कि दिक्कत क्या है कि बिखरा हुआ है, कहीं पर ही बहुत ज़्यादा मात्रा में है नहीं, और है भी ऐसे देश के पास जो लोकतांत्रिक नहीं है नेचर में, जैसे कि चीन का एक अधिकार है और अब वो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए रेयर अर्थ मेटल का उपयोग कर रहा है। जैसे यूएस को उसको जब भी प्रेशर में लाना होता है वो रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर थोड़ी सी पाबंदी लगा देता है, रोक देता है या लिमिटेशन लगा देता है। यूएस ही नहीं, यूएस के एलाई भी जितने हैं उसके आस पड़ोस में, जैसे दक्षिण कोरिया, जैसे जापान, उनके साथ भी ये यही करता है। तो विश्व में अभी दो चीज़ें चल रही हैं कि रेयर अर्थ मेटल का कोई और हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना चाहिए कि कोई और इसका जगह पर हम चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएँ, जो कि जल्द ही हो जाएगा। जिस प्रकार से रिसर्च हो रहे हैं ना, इसी प्रकार से आप देखेंगे आने वाले समय में कि रेयर अर्थ मेटल का भी कोई न कोई सब्स्टिट्यूट अवश्य ही ढूंढा जाएगा। और दूसरा ये है कि इसके वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की जाए, जैसे भारत, जैसे पाकिस्तान, जैसे अफ़गानिस्तान, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जैसे और भी कई सारे अफ्रीका के देश हैं जहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम देखें तो अच्छी खासी मात्रा हमें मिल जाएगी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के सचिव स्कॉट बेंसेट ने मंगलवार को एक टीवी साक्षात्कार में कहा था कि चीन नए निर्यात नियंत्रण को विश्व के लिए खतरा बताया। उन्होंने बोला कि चीन जो नया एक्सपोर्ट पर नियंत्रण लगा रहा है ये पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था के लिए खतरा। और अब उन्होंने यूरोप, भारत व अन्य एशियाई लोकतंत्र से समर्थन की मांग की है कि अमेरिका चीन के व्यापार प्रभुत्व का मुकाबला कर सके। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, है ना। ये टैरिफ खेल रहे थे, उसने रेयर अर्थ मेटल पर थोड़ी सी नस दबा दी इनकी। अब ये बोल रहे हैं कि यूरोप और एशिया के लोकतांत्रिक देशों को एक हो जाना चाहिए, और आपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर 50% का टैरिफ लगा रहे हैं।
और फिर बोल रहे हैं कि एक होकर के मुकाबला करना चाहे, आपका मुकाबला जाए प्रशांत महासागर में। उन्होंने कहा कि नियंत्रण अमेरिका को पीछे धकेल रहे, जबकि भारत को वियतनाम 20% से नीचे रखा गया है, लेकिन 50% टैरिफ से राहत मिल सकती है। बेंसेंट ने जोर दिया कि चीन के नियंत्रण व्यापार, ई कॉमर्स, बौद्धिक संपदा व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। भारत को एंटी चाइना क्लॉज से बचना चाहिए ताकि रणनीतिक स्वायत्ता बनी रहे। चीन दुनिया का 80% दुर्लभ मिट्टी के दुर्लभ रेयर अर्थ मेटल उत्पादन करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और तमाम तरह के चीज़ों में उपयोग किया जाता है। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम किस प्रकार की चीज़ों की बात कर रहे हैं। बाकी तो वही चीज़ें हैं कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। अब हम रेयर अर्थ मेटल को ज़रा डिटेल में समझेंगे। यह 17 धातु तत्वों का एक समूह है। भारत के रेयर अर्थ मेटल का जो डिपार्टमेंट है ना, उसने जापान के साथ में सहयोग स्थापित किया हुआ है। अब भारत का जो रेयर अर्थ मेटल डिपार्टमेंट है, ये यूएस के साथ भी सहयोग स्थापित कर सकता है दुनिया भर में खनन के लिए। जैसे यूएस रिसर्च में काफ़ी आगे है, लेकिन हम खनन और उसके जो एक्सट्रैक्ट करने के तरीके हैं उसमें अच्छी खासी महारत हासिल है, क्योंकि अपने यहाँ पर यह पाए जाते हैं। लेकिन हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसके लिए यह पर्याप्त मात्रा में नहीं है और अभी भी बिखरा हुआ है। तो अगर हम यूएस की मदद से भारत में और भी रेयर अर्थ मेटल को ढूंढ पाएँ तो यह काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इस प्रकार से इन देशों के बीच में, लोकतांत्रिक देश एशिया में कौन हो गया भाई? एक भारत हो गया और एक जापान हो गया। और कौन है बीच में आपको दिख रहा है लोकतंत्र? कहीं नहीं दिखेगा। छोटे मोटे देश हैं तो उनके पास तो है ही नहीं ये सब चीज़ें। तो भारत, जापान, इस प्रकार के देशों को आपस में सहयोग स्थापित करके, यूएस को सहयोग स्थापित करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के लिए तो क्वाड बनाया गया था। फिर टैरिफ का खेल किसने खेला? ये सब सवाल तो बनते ही है ना। दरअसल में बात यह है कि भारत अब ट्रस्ट नहीं करता यूएस को, कभी भी नहीं करता था, अभी नहीं कर रहा है। इसमें स्कैंडियम, यांट्रियम के अलावा आवर्त श्रेणी के 15 लैंथेनाइट शामिल है, जो लैंथेनाइट के समान भौतिक और रासायनिक गुण युक्त होते हैं। 17 दुर्लभ मृदा धातुओं में सीरियम और भी कई सारे हैं यहाँ पर। कृपया इनको याद रखिएगा, कुछ कुछ को तो याद जरूर ही रखिएगा, क्या पता एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ले। देखिए, मैं आपको एक अंतर समझा देता हूँ, बच्चे गलत कर देंगे एग्जामिनेशन में। अंतर क्या है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के खनिज, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट, इन दोनों में बहुत अंतर है। रेयर अर्थ एलिमेंट पूरे दुनिया के पृष्ठभूमि में देखे जाते हैं। पूरे दुनिया के लिए रेयर अर्थ वही होगा जो हमारे लिए होगा, वही यूएस के लिए होगा, वही चीन के लिए होगा, वही जापान के लिए होगा। रेयर अर्थ एलिमेंट घोषित हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। स्ट्रेटजिक रूप से इंपॉर्टेंस जो मिनरल्स हैं वो भारत सरकार ने ये लिस्ट बनाए हैं अपने लिए, हमारे देश के लिए। एग्जामिनेशन में आपसे स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के मिनरल्स पूछे जा रहे हैं या फिर आपसे रेयर अर्थ एलिमेंट पूछे गए हैं, इसको कृपया करके सही से अंतर करके लिखिएगा वहाँ पर, क्योंकि इसमें गलती कर सकते हैं अगर आप समझेंगे नहीं चीज़ों को तो। इसलिए दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। रणनीतिक महत्वपूर्ण खनिज अलग हैं और रेयर अर्थ एलिमेंट अलग हैं, ठीक है। जैसे कल एक बच्चे ने पूछा था कमेंट में कि फ़िलिस्तीन और इजराइल एक ही हैं क्या? इजराइल, ऐसा फ़िलिस्तीन यहाँ पर हुआ करता था और 1947 के पश्चात यहाँ पर यहूदी लोग आकर बसने शुरू हुए और यहाँ पर अरेबियन मूल के लोग जो थे वो सीमित हो गए वेस्ट बैंक के इलाकों में। यहाँ पर डेड सी है, डेड सी के वेस्ट में ये जगह है तो इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। ये फ़िलिस्तीन का भाग है। यहाँ पर एक गाजा पट्टी है जहाँ पर अरेबियन मूल के लोग ज़्यादा रहते थे, तो ये फ़िलिस्तीन का भाग है। तो यहाँ पर दो देश हैं, फ़िलिस्तीन और इजराइल, दो अलग अलग देश हैं। इजराइल चाह रहा है कि ये जो फ़िलिस्तीन और गाजा पट्टी इसको भी हम ख़त्म कर दें, मिटा दें, सारा हड़प लें, लेकिन दरअसल में ये जो जगह है ये वास्तविक रूप से अरेबियन मूल के लोगों का था। कभी इतिहास प्राचीन समय में यहाँ पर जूइस हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है, लेकिन फ़िलहाल में मॉडर्न हिस्ट्री के दौर में देखेंगे, मध्यकाल के दौर से, तो यहाँ पर अरब मूल के लोग रहते थे। ये वहाँ का इतिहास, इसको भी याद रखिए। एक बच्चे ने पूछा था इसलिए बता दिया है आपको। इन खनिजों में अद्वितीय चुंबकीय, सदीप्त, विद्युत, रासायनिक गुण होते हैं जिसके कारण से इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक भविष्य की प्रौद्योगिकी में आरईडी की बहुत आवश्यकता होगी। क्यों होगी भाई? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हाई टेक, मॉडर्न टेक, डीप टेक, जो भी आप शब्द यूज करें उनके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। दुर्लभ मृदा कहा जाता है क्योंकि पहले इन्हें इनके ऑक्साइड रूपों से निकालना तकनीकी रूप से मुश्किल था, खोजना, इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको तमाम कारण बताए हैं। बिखरे हुए हैं, एक जगह हैं भी तो उनको ऑक्साइड से उनके अलग करना बहुत मुश्किल होता है। इन कारणों से काफ़ी कॉस्टली प्रक्रिया होती है।
अगला देखिए क्या है, यह कई खनिजों विद्यमान होते हैं लेकिन आमतौर पर कम सांद्रता में इन्हें किफ़ायती तरीके से पुरस्कृत किया जाता है। चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों पर अपना एकाधिकार स्थापित किया हुआ है। 90% दुर्लभ मृदा धातु का उत्पादन किया जाता है चीन के द्वारा। 90% उत्पादन है, वर्तमान में 60% तक कम हो गया है। शेष मात्रा का उत्पादन अन्य देश द्वारा किया जाता है, जिनमें क्वाड जो है ये भी शामिल है। 2010 के बाद चीन ने जापान, अमेरिका, यूरोप के रेयर अर्थ शिपमेंट पर रोक लगा दी थी। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में छोटी इकाइयों के साथ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को उत्पादन इकाइयाँ शुरू की गई हैं, लेकिन ये सब अब पर्याप्त नहीं बन पा रहे हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या। WTI फाउंडर जो मेनन है, विवेक मेनन नाम है, इनको एशियन चेयर की IUCN का पैनल है, एक IUCN बॉडी का नाम तो सुना होगा ना आपने, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बहुत सारे विंग हैं, इसी का एक विंग है जिसका नाम है SSC परीक्षा वाला नहीं, SSC नाम है उसका। क्या नाम है? स्पेशल सर्वाइवल कमीशन। इसके प्रमुख जो हैं वो WTI के फाउंडर विवेक मेनन को बनाया गया है। IUCN प्रकृति में फ्लोरा एंड फौना के संरक्षण के लिए काम करती है, जीव जंतु पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए काम करती है, रेयर जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए काम करती है। विवेक मेनन को चुनाव किया गया है। वन्य जीव ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक थे विवेक मेनन साहब, उन्हीं का चुनाव किया गया। UAE में IUCN वर्ल्ड कांग्रेस का आखिरी दिन इनका चुनाव हुआ है। SSC IUCN के 6 विशेषज्ञ आयोगों में से एक है। SSC जो है IUCN के 6 अलग अलग विभाग हैं, उसी में से एक विभाग का नाम है SSC, जिसका फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया। इसके विभाग के चेयरमैन बने हैं विवेक मेनन साहब। मेनन का चुनाव ग्लोबल साउथ से नेतृत्व को मजबूत करने का संकेत है। यह भारत और एशिया का आवाज़ को इसमें मजबूत करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक मेनन साहब पहले ऐसे एशियाई हैं जो SSC के चेयरमैन बने हैं। इससे पहले एशिया का कोई भी व्यक्ति SSC का चेयरमैन आज तक नहीं बन पाया था, तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। IUCN क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। IUCN सरकारों और नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक विशिष्ट सदस्य संघ है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ इंटर गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट एंड सिविल सर्व, जो लोकल लोगों के बॉडी होते हैं, लोकल लोगों को नहीं, एक मतलब क्या कहा जाए, सही शब्द क्या होगा, सरकार के अलावा जो दुनिया भर में कई सारे NGO वगैरह काम करते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। उन सब से मिला हुआ एक इकाई है जो बहुत शानदार काम करता है। यह दुनिया में प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। बहुत पुराना है, ये भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, एक्सट्रीमली वल्नरेबल, इस प्रकार की जो आप पढ़ते हैं वो लिस्ट यही तैयार करता है, जिसको रेड लिस्ट कहा जाता है। पौधे और जानवरों दोनों के लिए यह काम करता है। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।